एट द एज ऑफ 22 वो अपना पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, तब प्रीलिम्स निकलेगा, उसके बाद शायद अगले अटेम्प्ट में मेंस निकलेगा, तीसरे में इंटरव्यू निकलेगा, देन फोर्थ अटेम्प्ट में जाकर के उन्हें पोस्टिंग मिलेगी। बट टेस्ट देना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है उस टेस्ट को देने के बाद एनालाइज करना। टेस्ट में मैंने जाना है कि टेस्ट को जब तक हम एनालाइज करते हैं तब तक वो इनकम्प्लीट एनालाइज नहीं करें। पोस्टेड नहीं हुए हैं लेकिन शायद आपको आईपीएस मिलेगा, आईएएस आपको नहीं मिल पाएगा। सो आपका प्रेफरेंस आईएएस था या फिर आपका प्रेफरेंस आईपीएस ही था जो आपको मिल रहा है, बट आपने पहले अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर किया है। सो आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज रही है कि आपने ना केवल इसको पहले अटेम्प्ट में क्लियर भी किया है? स्ट्रेटेजी तो मेरी यही थी। Unacademy. Let's crack it. सो दोस्तों, आज हमारे साथ है शिव मालविया। शिव, जिन्होंने 22 साल की छोटी सी उम्र में न केवल हमारे देश की सबसे कठिन परीक्षा कही जाने वाली यूपीएससी को क्रैक किया है, बल्कि दोस्तों शिव मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर इटारसी से हैं। इटारसी, और शायद इसीलिए शिव ने मुझे कुछ ज्यादा ही प्रभावित किया है क्योंकि मैं भी इटारसी शहर से ही बिलोंग करती हूँ। तो दोस्तों चलिए आज जानते हैं शिव के बारे में, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में। हेलो शिव, सो आपने यूपीएससी को क्रैक कर लिया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो और आपको रैंक 391 मिली है। सो सबसे पहले शिव आप अपने बारे में बताइए और मुझे ये बताइए कि हमारे छोटे शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो कई बार बहुत बड़े बड़े सपने नहीं देखते हैं, और आपने ना केवल ऐसे बड़े सपनों को देखा है बल्कि उन्हें साकार भी किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैम बिल्कुल सही बात है कि ऐसा माना जाता है कि छोटे शहर के लोग बड़े सपने नहीं देख सकते, बट मैं यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरे लिए एक चैलेंज का एक प्लस पॉइंट ज़्यादा था। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह इसने काम किया। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं इटारसी के पास के गांव जुजारपुर से बिलोंग करता हूँ, और जो कि एक नॉर्मल गांव है। वहाँ पे माहौल तो पढ़ाई का माहौल उतना है नहीं। मैम यहाँ पर इसलिए ये मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम किया कि शायद मैं एक एग्जाम्पल सेट करूँ दूसरे के लिए और एक ग्लास सीलिंग इफेक्ट को मैं ब्रेक कर सकूँ। It was a strength and a plus point for it. यूपीएससी को क्रैक करने का विचार आपके मन में कब आया? लाइक कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में? मैम it was during school time कि जब मेरे पापा एक सरकारी टीचर, और जब उनके स्कूल में जब कोई भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर निरीक्षण के लिए आते थे तो वो देखते थे कि एक ऑफिसर का क्या ओहदा होता है, क्या कंस्ट्रक्टिव चेंज ला सकता है ऑफिसर सोसाइटी में। तो वहाँ से वो मुझे आके बताते थे कि ऐसा ऐसा हुआ, ये ऑफिसर आए। फिर ये एक सपना उन्होंने मुझे दिखाया कि यूपीएससी के बारे में भी सोच सकते हैं। मैम यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो स्कूल, मैं सेंट मेरी स्कूल से बिलोंग करता हूँ। मैम वहाँ के टीचर्स, उन्होंने मुझे एक गाइडेंस प्रोवाइड किया, मुझे बताया कि यूपीएससी क्या होता है, मुझे वहाँ से और अच्छे से जानकारी। मैम यहाँ से मैंने एक सपना देखा, और इस सपने को भी आगे ले जाने के लिए भी टीचर्स और पेरेंट्स ने मुझे आगे राह दी। बहुत अच्छी बात है शिव। शिव, कई बार हमारे जैसे जो छोटे शहरों के लोग होते हैं वो यूपीएससी के बारे में सोचते दूसरा पर्यायवाची अपने दिमाग में लाते हैं, दिल्ली। उन्हें लगता है कि यूपीएससी का मक्का मदीना तो दिल्ली ही है, इन्हें राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में जाना होगा। ऐसे में कभी आपके मन में विचार नहीं आया कि आपको दिल्ली शिफ्ट होना चाहिए? मैम विचार तो आया था और इस पे कई बार बहुत सीरियसली सोचा भी, बट मैम मेरे कुछ दोस्त हैं दिल्ली में, उनसे जब मैंने बात की तो पाया कि दिल्ली के कुछ एक अलग सेट ऑफ चैलेंजेस हैं। वहाँ पे रहने की दिक्कत, खाने की दिक्कत, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, हेल्थ चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। तो मैं फिर पाया कि जैसे हम घर के पास रहें, जरूरी नहीं कि घर में, लेकिन घर के पास भी यदि रहें, और तो वहाँ पे चैलेंजेस थोड़े कम हो जाए। इमोशनली फैमिली के ज़्यादा पास होते हो, खाने की दिक्कत नहीं होती है, और भी एक कंफर्ट जोन में आप रहते हो, और एक फुल फोकस आप पढ़ाई को दे सकते हो। तो मैम दैट्स व्हाई आई चूज टू स्टडी एट इंदौर। मैंने इंदौर में फिर अपनी प्रिपरेशन करी, क्योंकि मेरे घर से ज़्यादा दूर। मतलब कहीं ना कहीं शिव, आपका परिवार आपकी ताकत है। तो आपके परिवार में वो कौन है जिसने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? मैम परिवार में सभी परिवार वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैम स्पेसिफिकली मेरी मम्मी, क्योंकि जब हम 2018 में हमने जुजारपुर छोड़कर जब हम इंदौर शिफ्ट हुए तो मेरी माँ भी मेरे साथ आई, और हमारे साथ वो 4 साल रही, घर से अलग, पापा से अलग, दादा दादी से अलग, भैया उनके साथ। उन्होंने हमें खाना बना के खिलाया और हमारा ध्यान रखा ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। मैम यहीं पे पापा भी, जो जिनके पास इतनी करेज थी कि वो मम्मी को अलग भेजें,
हमारे सपने को साकार करने के लिए उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया। और मेरे भैया जो कि मेरे जब पापा हमसे दूर थे तो एक रोल मॉडल, एक फादर की तरह मुझे गाइड किया। तो पूरी फैमिली का ही सपोर्ट है। सो शिव, कहीं ना कहीं आप ये बात प्रूव कर रहे हैं कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च करके लाखों रुपए के इंस्टीट्यूशन में फीस भर के यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं, वो अपनी सेल्फ स्टडी से भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सो इस एग्ज़ाम में जो ऑनलाइन सोर्सेस हैं, उन्होंने आपकी हेल्प की और कैसे की? मैम, ऑनलाइन सोर्सेस ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि ऑनलाइन सोर्सेस में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक टाइम, एक सही जगह पे आपको सही टाइम पे आप चूज कर सकते हैं कि आपको कैसा गाइडेंस लेना है। और मैं स्पेशली इनिशियल डेज में मुझे एज अ स्ट्रेटेजी मैं टॉपर स्टॉक देखता था, गाइडेंस सेशन देखता था, जिन्होंने मेरी हेल्प की एक फाउंडेशन सेट करने में, एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाने में। और मैं सेकंड लेवल पे जैसे कुछ नॉलेज पार्ट जो होता है उसको, उसके गैप्स फिलअप करने के लिए कुछ क्रैश कोर्सेज जो या तो फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं या अनअकैडमी के जैसे ओपन ऐप है उस पर भी काफ़ी कोर्सेस हैं। और स्पेशली जैसे मैम कॉम्बैट है, तो प्रीलिम्स के दौरान जो वीकली कॉम्बैट होता है उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और ऑल इंडिया रैंकिंग्स जब बढ़ती थी तो मुझे अच्छा लगता था, और जब कम होती थी तो उसको एक चैलेंज के रूप में देखता था कि शायद मेरी पढ़ाई में ये कमी है, तो मैं उसको फिलअप करने की कोशिश करता था। मैं ऑनलाइन तैयारी का बहुत बड़ा शिवम, जब भी कॉम्बैट लेते हैं या कोई टेस्ट सीरीज कराते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि टेस्ट देना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है उस टेस्ट को देने के बाद एनालाइज करना, आपने जो प्रश्न गलत किए हैं उनसे सीखना। सो आपने अपने जो प्रश्न हैं उनसे कैसे एनालाइज किया? कॉम्बैट के क्वेश्चन से, अपने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि अगली बार ये गलती रिपीट ना हो? बिल्कुल। टेस्ट में मैंने जाना है कि टेस्ट को जब तक हम एनालाइज करते हैं तब तक वो इनकम्प्लीट, एनालाइज नहीं करें तब तक, मैंने जाना है कि जब तक हम टेस्ट को एनालाइज ना करें तब तक वो इनकम्प्लीट ही होता है। उसको कंप्लीट मैं नहीं मानता था, उसको एनालाइज करता था। मैं एनालाइज ऐसे करता था कि जो सही क्वेश्चन है वो तो सही, बट वो क्यों सही हो उस पर फोकस करता था। दो तरीके से मैं सोचता था, क्या वो नॉलेज के कारण सही हुए या मैंने कोई ऐसा लॉजिक लगाया है, कुछ गैस वर्क या कुछ ट्रिक लगाई जिसके कारण वो सही हुआ, और यदि वो गलत हुए तो क्यों गलत। नॉलेज में गैप है या किसी एक ऐसी मेरी थिंकिंग में एक ऐसा गैप है जिसके कारण वो क्वेश्चन गलत हुआ। इसको दो पार्ट्स में देखता था, 4 सेक्शन में मैं इसको डिवाइड करता था। नॉलेज स्पेशली मैं 4 सेक्शन में इसको डिवाइड करता था। फॉर एग्जांपल, कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नॉलेज के कारण सही हुआ है या गलत हुआ है, कोई क्वेश्चन फिजिबल नॉलेज या थोड़े डिस्टेंट नॉलेज के कारण सही हुआ है या गलत हुआ है। फिर मैम सेम, कोई क्वेश्चन यदि डायरेक्ट लॉजिक लगाने के कारण सही हुआ है या गलत हुआ है, या किसी रैंडम लॉजिक के थ्रू सही हुआ है या गलत हुआ, तो इस क्लासिफिकेशन के थ्रू मैं आगे बढ़ता था, टेस्ट का एनालाइज करता। मतलब कॉम्बैट ने और सारी टेस्ट सीरीज ने आपकी काफ़ी हेल्प की है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे? यस मैम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इनफैक्ट मैंने बहुत ज़्यादा क्लोजली स्टडी किया था। मैंने जानने की कोशिश की थी कि यूपीएससी का एक पैटर्न क्या है, किस बेसिस पे वो क्वेश्चन को फ्रेम करता है और क्या जानने की वो कोशिश करता है। तो मैंने बहुत क्लोजली जो है, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट 4 ईयर के क्वेश्चंस को, मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन को नोट किया था। और जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, उसका टॉपिक, वो क्वेश्चन कहाँ से आया है और वो उसके सॉल्व होने की, यदि मैं एग्जाम हॉल में होता तो मैं उसको सॉल्व कैसे करता, नॉलेज के थ्रू या लॉजिक के थ्रू, या और उस क्वेश्चन के सॉल्व होने के चांसेस कितने परसेंट है, 100% मैं उसमें श्योर था, 100% या फिर 50% श्योर हूँ मैं उस क्वेश्चन में, या मैं 33% श्योर हूँ, या मैं बिल्कुल ही रैंडम गैस वर्क करता, जो कि मैं प्रेफर नहीं करता हुआ। तो मैं इस तरीके से मैंने पिछले 4 सालों के क्वेश्चंस को एनालाइज किया थॉरली, और फिर बाद में मैंने कुछ ऐसे कंक्लूजन्स निकाले जो मुझे रियल प्रीलिम्स एग्जाम में, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। शिव, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही एस्पिरेंट को जिस सब्जेक्ट से थोड़ा सा डर लगता है, जिसका सिलेबस कभी कुछ समझ में नहीं आता बिकॉज उसका सिलेबस है ही नहीं, दैट इज करंट अफेयर। सो आपने करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ा, मैगजीन्स फॉलो की, नोट्स बनाए। करंट अफेयर्स के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? मैम, करंट अफेयर के लिए मेरी स्ट्रेटेजी, मैं इसको 2 पार्ट में कहना चाहूँगा। फर्स्ट तो न्यूज़पेपर, जो कि मेरा दिन मोस्टली न्यूज़पेपर से शुरू होता था। न्यूज़पेपर में अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर एक जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ता था कि जस्ट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस। फिर मैम जो एक तैयारी होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप करंट अफेयर को कंसोलिडेट करके पढ़ो,
वो मैं मैगजीन से पढ़ता था, जो मंथली मैगजीन्स होती हैं, और मैं उनको भी मैं फिर बाद में रिवाइज नहीं करता था। इनफैक्ट जो कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स मैं बना लेता था, प्रीलिम्स के लिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट लगते तो मैं उनको अलग लिख लेता था, मेंस के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं तो मैं उनको अलग लिख लेता था। तो इस तरीके से मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हैं, और इन्होंने शायद मेरी इसी चीज़ ने मेरी सबसे ज़्यादा शिव, करंट अफेयर्स के अलावा जो आपका ऑप्शनल है वो PSIR है। सो आपने ये जो ऑप्शनल है ये कैसे चूज किया? क्योंकि हमेशा लर्नर्स ये कहते हैं कि टॉपर्स ने ये ऑप्शनल लिया था इसलिए हम ले रहे हैं, ये स्कोरिंग है। आपने PSIR को क्यों अपना ऑप्शनल रखा था? मैम PSIR की जो चॉइस थी ऑप्शनल की, वो मेनली 2 पैरामीटर्स पे बेस्ड थी। फर्स्ट था मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि मैम जब मैंने PSIR का सिलेबस देखा तो वो बहुत ज़्यादा एक डाइवर्स और थ्रिलिंग सा मुझे लगा। उसमें फिलॉसफी भी है, उसमें इंडियन पॉलिटिक्स भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उसमें IR है, IR की थ्योरी अलग है, IR की प्रैक्टिस अलग है। सो इट वाज अ डाइवर्स एंड अ 360 डिग्री एक्सपीरियंस। और मैम सेकंड इसको PSIR के लिए जो है स्कोर्स भी कंटिन्यूसली अच्छे आ रहे थे, तो एक रिटर्न अच्छा प्रोवाइड करता है PSIR। तो मैम और एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्ट है PSIR, कि आप बेसिक बुक्स को पढ़ें, बेसिक न्यूज़ को पढ़ें तो चीज़ें अपने आप साफ हो जाती। तो मैम दैट्स व्हाई आई चोज PSIR ऑप्शन। एक ना एक बहुत ही अजीब सी चीज फैली होती है इस UPSC के सिनेरियो में कि जो टॉपर्स हैं वो 12 घंटे पढ़ते हैं, 14 घंटे पढ़ते हैं। वो अपने रूम में एक बड़ा सा टाइम टेबल लगा कर रखते हैं कि 6 बजे उठना है, 8 बजे तक ये करना है, न्यूज़पेपर करना है। उसके बाद न्यूज़पेपर करने के बाद उन्हें न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना है यूट्यूब वीडियोस से। उसके बाद उन्हें ये सब्जेक्ट, देन खाना, दिन घूमना। ऐसा कोई टिपिकल टाइम टेबल बनाया था क्या आपने? टाइम टेबल तो मैंने बहुत बनाया है, और सक्सीड में लेकिन एक में भी शायद नहीं हो पाया होगा, क्योंकि मैम हम एम्बिशियस हो जाते हैं और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बनाते हैं, एक रोबस्ट टारगेट सेट करते हैं, बट मैम प्रेशर और चैलेंजेस के तहत हम उनको पूरा नहीं कर पाते। मैम शायद कई बार इसने मेरे कॉन्फिडेंस को भी हर्ट किया, बट मैम इसका मतलब ये नहीं है कि हम टाइम टेबल ना बनाए, या मैंने फिर भी टाइम टेबल बनाना नहीं छोड़ा। मैं बनाता था, मैं और प्रैक्टिकल टाइम टेबल्स बनाता था जो मेरी लिमिट के अंतर्गत हो, और एक स्लाइटली एम्बिशियस गोल्स भी सेट करता था जो कि मुझे पुश फॉरवर्ड करे, ताकि मैं और अच्छे से मेहनत करूँ। मैं इसके तहत में सारी चीज़ें इंक्लूड करता था, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर रीडिंग, इंक्लूडिंग वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन, जो कि पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे ब्रेन बॉडी के बैलेंस को बनाए रखते हैं और में आगे हेल्प करते हैं, हमारे कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। तो इस चीज़ ने मैं मुझे शिव, मैंने जब आपकी मार्कशीट देखी तो आपके इंटरव्यू में काफी ज्यादा मार्क्स हैं। आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं इसमें अनअकैडमी ने लास्ट माइल प्रोग्राम में आपकी कितनी हेल्प की? मैम इंटरव्यू पर्टिकुलरली मेरे लिए सबसे एक यूनिक और चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैम एक्सपोजर मेरा उतना था नहीं। मैंने नॉर्मल BA किया और मुझे स्पीकिंग स्किल्स भी उतनी अच्छी थी नहीं, तो मैंने कई सारे वीडियोस देखे कि कैसे स्ट्रेटेजीज देखे कि कैसे हम स्पीकिंग स्किल को बढ़ाएं। मैम लास्ट मैन प्रोग्राम में मैंने एनरोल किया और लास्ट मैन प्रोग्राम में मैंने इंटरव्यू दिया, तो मुझे याद है कि मुझे एक बहुत ही डिटेल्ड उन्होंने रिव्यू दिया था। मुझे स्ट्रेंथ्स को अलग स्पेसिफाई किया था, वीकनेस को अलग स्पेसिफाई किया था। मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिली थी कि मुझे यदि काम करना है आने वाले दिनों में। शायद उस टाइम मेरे पास 15 दिन और बचे थे, तो उन 15 दिनों को मैंने जो डायरेक्शन दी है, एक बहुत अच्छी एक डायरेक्शन मिली थी मुझे इंटरव्यू के बाद से, जो शायद मेरे जो मार्क्स आए हैं, मेरे 193 मार्क्स आए हैं, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की अनअकैडमी के लास्ट मैन प्रोग्राम, एंड आई वुड लाइक टू थैंक अनअकैडमी फॉर इट। शिव, जब हम ऑनलाइन सोर्सेस की बात करते हैं तो लर्नर्स को उसमें ये होता है ना कि चारों तरफ ज्ञान बट रहा है। उस ज्ञान में से हमें अपने काम का ज्ञान कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सी वीडियोस हमारे काम की हैं, उन वीडियोस में से क्या चीजें हमारे काम की हैं, उसके क्या आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख के प्रॉपर नोट्स बनाते थे? मैम ऑनलाइन तो ये बात तो सच है कि ऑनलाइन जितना ज़्यादा एक्सपांशन हो रहा है गाइडेंस का और जो वीडियोस का, उतनी ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्शन का सोर्स भी बनती जा रही है, और शुरू में मुझे चैलेंज बहुत ज़्यादा आया, बट मैंने इसको फेजेस में देखा। फर्स्ट मैंने एक फाउंडेशन बनाने की कोशिश की, एक फ्रेमवर्क की, सिलेबस को समझा, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को अच्छे से समझा, एग्जाम की डिमांड को समझा, मेरे पास कितना टाइम है, कितने आवर्स अवेलेबल हैं, मेरी मेंटल कैपेसिटी को समझा। उसके बाद मैंने जो लिमिटेड टाइम है उसको चैनलाइज किया
उन वीडियोस में, उन जगहों पे जहाँ पे जो मेरे वीक एरियाज थे, जिसको मुझे ज़्यादा काम करना, और मैं कुछ वीडियोस मैंने देखे, स्पेशली मैपिंग एंड ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल रिलेटेड करंट अफेयर्स एंड टॉपर स्टॉक, उनके मैंने नोट्स बनाए। टॉपर स्टॉक के तो मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए थे कि शुरू में कि क्या करना है, क्या नहीं करना। जैसे प्रीवियस ईयर के डिस्कशन देखो तो वहाँ से मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया मिला, और इसी को मैंने एक फिल्टर के रूप में इस्तेमाल किया कि यदि इतना सारा गाइडेंस है तो उसको गाइडेंस को भी यूज करने के लिए एक फिल्टर के रूप में इसको इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे एक सेल्फ अवेयरनेस और एक सेल्फ गाइडेंस के रूप में मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील की कि यदि इतना सारा चीज़ें, मुझे इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करना है, तो आई फेल्ट अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट। तो इसमें मुझे शिव, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने टॉपर्स की बहुत सारी वीडियोस देखी और उसके नोट्स बनाए, और बहुत अच्छी बात है कि आज आप खुद अनअकैडमी पर एक टॉपर बनकर इंटरव्यू दे रहे हैं। सो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है, हमें भी हो रहा है। इसी के साथ जब आप टॉपर्स की बात करते हैं, एक ट्रेंड हम लोग आजकल देखते हैं कि लोग यूपीएससी क्रैक हुई है, रिजल्ट आया है, उसके बाद वो पहले इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं। उन्हें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना है, इवन अपना यूट्यूब अकाउंट खोलना है, अपनी सारी स्ट्रैटेजीज उस पर बतानी है। आप क्या मतलब कुछ इन्फ्लुएंसर्स वगैरह बनने का प्लान है आगे? इन्फ्लुएंसर बनने के बारे में तो मैंने सोचा नहीं है, ना मैं सोचना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि हाँ, मैं लोगों को गाइड कर सकूँ और एज एन ऑफिसर इन फ्यूचर में लोगों से कनेक्ट रह सकूँ। और मैं चाहूँगा कि मेरा फोकस ज़्यादा मेरे करियर पे रहे, मैं जिस सर्विस में हूँ उस पे रहे, ना कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे। बट मैं ये भी चाहूँगा, क्योंकि मैं एक छोटे टाउन से हूँ, मैंने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट होना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। सोशल मीडिया कैन एक्ट एज अ कंस्ट्रक्टिव टूल फॉर टू ओवरकम दिस चैलेंज। और कई बार हमने ऐसे एग्जांपल देखे हैं जहाँ पे सोशल मीडिया ने पब्लिक और जो है पॉलिसी के गैप को मर्ज किया। तो इसको मैं यदि हो सके तो फ्यूचर एक कंस्ट्रक्टिव चैनल की तहत इस्तेमाल करूंगा, बट नॉट एज एन इन्फ्लुएंसर, बट स्टिल एज एन ऑफिसर। शिव, इस सारे सब्जेक्ट्स में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था इस यूपीएससी के बाद सिलेबस में? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट थे, एक इंटरनल सिक्योरिटी और एक इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको मैं बहुत पैशनेटली पढ़ता था। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि स्पीशीज इन न्यूज, जब भी कोई स्पीशीज न्यूज में आ रही है, आप उसके नोट्स बना रहे हैं, उसका IUCN स्टेटस लिख रहे हैं, इस तरीके से आपने नोट्स मेंटेन किए थे? जिसमें मैं एक डायनामिक सेट ऑफ नोट्स को मेंटेन करता था। वन नोट पे मेरा एक फोल्डर था जिसमें मैं कैटेगराइज करता था प्रीलिम्स के लिए चीज़, मेंस के लिए चीज़, और उसमें मैं जैसे आपने कहा स्पीशीज इन न्यूज़ या इंटरनेशनल कन्वेंशंस हो रहे हैं, कुछ अपडेट्स हो रहे हैं, COP की मीटिंग्स हो रही हैं, या इकोनॉमी के जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, तो इसको मैं अपडेट करता था कंटिन्यूसली। एक डायनामिक सेट ऑफ नोट्स मैंने। शिव, ये आपका पहला अटेम्प्ट था। एस्पिरेंट्स इस तरीके से सोचते हैं दैट एट द एज ऑफ 22 वो अपना पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, तब प्रीलिम्स निकलेगा, उसके बाद शायद अगले अटेम्प्ट में मेंस निकलेगा, तीसरे में इंटरव्यू निकलेगा, देन फोर्थ अटेम्प्ट में जाकर के उन्हें पोस्टिंग मिलेगी। बट आपने पहले अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर किया है। सो आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज रही है कि आपने ना केवल इसको पहले अटेम्प्ट में क्लियर भी किया है, इसी के साथ आप अपनी स्ट्रैटेजी के साथ मुझे अभी ही आपकी कुछ गलतियां भी बताइए कि अगर आप अगला अटेम्प्ट देते हैं, एंड आई एम श्योर कि आप अगला अटेम्प्ट देंगे, सो उसमें आप उन गलतियों को रिपीट नहीं करने वाले। स्ट्रेटेजी तो मेरी यही थी कि गिव योर बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मैंने हमेशा अपना बेस्ट दिया, जो कि मुझे लगा कि शायद मैं फिर भी अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा, एंड आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मुझे याद है जब भी किसी एग्जाम का रिजल्ट आता था, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, या फिर फाइनल रिजल्ट, मेरे पास यदि मैं सक्सीड होता हूँ तो उसका प्लान मेरे पास नहीं होता था, बट यदि मैं फेल होता हूँ, मेरा नाम नहीं आता इसमें, तो उसका प्लान बिल्कुल रेडी होता था मेरे पास। मुझे विद इन 5 डेज इस चीज़ को चालू करना है या बैक टू नॉर्मल जाना। और मैं इसी के साथ बेसिक जो एक फाउंडेशनल स्ट्रेटेजी होती है यूपीएससी की, आई थिंक वो बहुत एक सिंपल स्ट्रेटेजी है। आप बेसिक नोट्स को फॉलो कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझिए, सिलेबस को समझिए, और करंट अफेयर्स उसको एनरिच कीजिए, और इसी के साथ मॉक्स लगाइए, और जो भी है एक फ्लो बना रहे, कनेक्टिविटी बनी रहे बिटवीन स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, बिटवीन नॉलेज एंड प्रैक्टिस। तो मैम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इक्विलिब्रियम यदि हम इसको लेके चलें तो मुझे नहीं लगता एक ज़्यादा चैलेंजेस आता है। और यहीं पे मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने पूछा कि ऐसी कौन सी गलती है जो मेरी इस बार हुई, तो मैं गलती, सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी कि मेंस के टाइम आई वॉज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, एंड व्हेन रिजल्ट केम इमीडिएटली, दिन बहुत कम थे, ऑलमोस्ट 90 डेज थे।
लेस देन 90 days। मतलब मैं वो टाइम पीरियड मेरा क्रैम्प अप हो गया, उसमें टाइम मैनेजमेंट कर नहीं पाया और मैंने वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया टेस्ट सीरीज के साथ। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में ज़्यादा दे नहीं पाया और मैं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मुझे देखने को मिला मेरे मेंस एग्जाम में, जहाँ पे मैंने कुछ जीएस में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, कुछ क्वेश्चंस छूट गए, क्वालिटी पे इम्पैक्ट हुआ और इसका इम्पैक्ट मुझे मेरे मार्क्स पे भी देखने को मिला। And I was not expecting myself in the call list for the interview, but fortunately the name came. And interview, then later मैंने उन मार्क्स को कंपनसेट किया, उन छूटे हुए मार्क्स को इंटरव्यू में, जो कि जिसने मुझे आज फाइनल लिस्ट में पहुंचाया। तो मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि फुल लेंथ टेस्ट स्पेशली फॉर मेंस जितने चाहें, जितने दे सकते हैं उतने दीजिए और उनको भी थरली एनालाइज करना चाहिए। तो यदि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट देता हूँ तो उसमें मैं इस चीज को कंपलसेट करूँ। शिव, करंट अफेयर के बारे में जब हमने डिस्कशन किया था तब एक प्रश्न मुझे और पूछना था जो मैं अब पूछ रही हूँ कि खुद से हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, यही में हम एस्पिरेंट्स को हमेशा कहते हैं, या फिर एस्पिरेंट आजकल ये करते हैं कि कोई एनालिसिस का वीडियो देख लिया हाफ एन आवर का, 1 आवर का। सो आपके अकॉर्डिंग क्या सही रहा कि आपको वो वीडियो देखना चाहिए या फिर खुद से रीड कीजिए? आई थिंक ये डिपेंड करेगा कि आप प्रिपरेशन के किस फेज पे हैं और सेकंड ये डिपेंड करेगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपको पसंद क्या है। मैं फॉर एग्जांपल इन माय इनिशियल डेज न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा टफ होता था, बहुत कॉम्प्लेक्स एडिटोरियल वोकैबुलरी समझ नहीं आती। आई बिगैन विद फ्यू एनालिसिस, मैंने कुछ देखे, बाद में मैंने एक रीडिंग हैबिट, जो रीडिंग एक मेरी हॉबी भी है, तो मैंने न्यूज़पेपर को भी अपनी हॉबी बनाई और उसको मैं एज अ हॉबी लेके चला। मैंने न्यूज़पेपर को पढ़ा, मैं सीधे हार्ड कॉपी पढ़ता था। मैंने ज़्यादा एनालिसिस मिडिल फेज में नहीं देते, बट इन द लेटर फेज ऑफ प्रिपरेशन जब टाइम और कम हो जाता है, देन आई प्रेफर्ड वाचिंग सर्टेन एनालिसिस जो एक कम टाइम में एक डाइजेस्टेड वे में उनको इंफॉर्मेशन दे, जिससे टाइम मैनेजमेंट अच्छे से। सो मैम आई थिंक इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड द फेज ऑफ द प्रिपरेशन। एक और एस्पिरेंट के मन में एक डाउट होता है कि जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो हमें कब से शुरू करनी चाहिए। सो आपने अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब से शुरू की थी? आंसर राइटिंग मैंने चालू की आई थिंक कोविड के टाइम के बाद से, मिड 2020 से मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट एंड आई बिगैन विद डेली आंसर राइटिंग। डेली में 2-3 आंसर्स लिखता था, चाहे वो करंट अफेयर पे हो या पीवाईक्यू पे, इनको क्लोजली एनालाइज करता था और जो आंसर मुझे नहीं लगता था कि अच्छा लिखा है तो मैं उसको फिर से लिखता था। कई बार मैंने बहुत सारे आंसर्स को बार बार लिखा है, उससे एक डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिले। मैं फिर ये किया, मैंने प्रीलिम्स के कुछ महीने पहले तक, जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के टाइम डेली आंसर राइटिंग बंद, प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद फिर मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट। और मैं शायद मुझे इस चीज़ का नुकसान भी हुआ कि मैंने प्रीलिम्स के पहले ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं की, प्रीलिम्स के बाद मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो मैं उतने अच्छे से और एफर्टी नहीं दे पाया और इसका इम्पैक्ट मुझे मेरे मार्क्स पे भी दिखा जैसे मिला। अभी की रैंक के अनुसार आपको, अभी तो आप पोस्टेड नहीं हुए हैं, लेकिन शायद आपको आईपीएस मिलेगा, आईएएस आपको नहीं मिल पाएगा। सो आपका प्रेफरेंस आईएएस था या फिर आपका प्रेफरेंस आईपीएस ही था जो आपको मिल रहा है? डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस था, सेकंड प्रेफरेंस आईपीएस था। बट मैं यदि मेरा पर्सनल ड्रीम बताऊं तो बचपन से मैंने आईपीएस की तरफ ज़्यादा रुझान रहा है। जब भी मूवीज देखा, आईपीएस ऑफिसर्स को देखा या पुलिस को देखा तो एक अलग सा एक कनेक्ट फील हुआ। सो आई रिलेटेड मोर माई सेल्फ विद द पुलिस सर्विसेज। बट देन मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं एक आईएएस बनूं और क्योंकि ही प्रेफर्ड आईएएस, सो मैंने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस को डाला, सेकंड प्रेफरेंस आईपीएस को डाला एंड अभी होपफुली मुझे आईपीएस एलोकेट होगा और मैं अटेम्प्ट में फिर से दूंगा, रैंक अपग्रेड करना चाहूँगा और चाहूँगा कि मुझे आईएएस मिले और फादर के ड्रीम को मैं पूरा करूँ। शिव, जब हम बात करते हैं कि आजकल जो एस्पिरेंट्स हैं वो ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ते टाइम उन्हें ये चूज़ करना होता है कि भाई बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट है। जैसा आपने कहा कि आपने अनअकैडमी के बहुत से लेक्चर्स देखे हैं, तो अनअकैडमी के लेक्चर्स हैं और अनअकैडमी पे इतना सारा मटेरियल है, पूरा यूट्यूब जो है वो इस तरीके से भरा हुआ है। जब बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं सो दे आर लाइक कि यार एक टीचर को हमें एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो करना है, या फिर हम कभी एंशिएंट हिस्ट्री एक टीचर से पढ़ रहे हैं एंड मॉडर्न हम दूसरे से पढ़ सकते हैं।
और फिर हम फिजिकल ज्योग्राफी एक टीचर से पढ़ रहे हैं, इंडियन दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं। सो इस तरीके से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आपने अपनाया था कि भाई जो स्पेशल टीचर है जिसका, उनसे पढ़ लीजिए, या फिर आपने सिर्फ एक ही टीचर को एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो किया? मैम अगेन मैं यही कहूँगा कि एक फ्लेक्सिबल अप्रोच यहाँ पे रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार मतलब जिस टीचर के साथ हम कंफर्टेबल है, जिस टीचर के साथ हम कनेक्ट कर पाए, उनसे हम पढ़ें तो शायद वो चीज़ें जल्दी याद भी होती है और रिटेन भी होती है। एंड दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ द टीचिंग ऑफ द टीचर। मैं कई बार मुझे टीचर अच्छा लगा, मैंने उसके लेक्चर देखे, और जो चीज़ मुझे लगी कि हाँ मुझे बुक से पढ़नी चाहिए, तो मैंने उसे बुक से पढ़ा। देन ओवर एंड ऑल इट वाज अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। शिव, यूपीएससी की प्रिपरेशन में आखिर आपकी एज तो काफ़ी कम है, बट जब एक इंसान साल 1.5 साल प्रिपरेशन करता है तो उसे हर 3 दिन बाद एक डिमोटिवेशन लगता है कि यार अब नहीं होना, अब छोड़ दो ये प्रिपरेशन। सो उससे आप कैसे आगे बढ़े कि यार नहीं करना है, होगा? मोटिवेशन मैम आई थिंक ओवररेटेड है, और मोटिवेशन जो है, सुपरफिशियल मोटिवेशन ज्यादा दिन लास्ट नहीं करता। हमें एक सस्टेन्ड मोटिवेशन लेके चलना होता है। सस्टेन्ड मोटिवेशन मिलता है पेरेंट्स से, जो कि एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ गाइडेंस है। फैमिली सर्कमस्टेंसेस जो कि हमें दिन रात हमें याद दिलाते रहते हैं कि हमें क्या करना है। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। जैसे फॉर मी, माय बैकग्राउंड एज अ मतलब छोटे टाउन से आता हूँ। वहाँ के लोग मुझे जब भी कॉल पे बात करता था तो मुझे बताते थे कि आपको हमारे साथ मत पूरा कर। दे एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। एंड मैम देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मैंने जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनाया। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एथिक्स पढ़ते हैं तो वह प्रॉब्लम ऑफ करप्शन पढ़ते हैं, तो उस चीज से मैं बोर होने की जगह उसको एज अ मोटिवेशन देखता था कि यदि करप्शन की प्रॉब्लम है, देन इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। जब हम जीएस पढ़ते हैं तब हम वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के चैलेंजेस देखते हैं। दे आल्सो एक्टेड एज अ मोटिवेशन फॉर। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कॉलोनियल पास्ट देखते हैं इंडिया का, ड्रेन ऑफ वेल्थ देखते हैं, प्लंडर ऑफ इंडिया देखते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखते हैं। दे आल्सो एक्टेड एज अ मोटिवेशन। तो मैम अलग अलग जगहों से मोटिवेशन ढूंढा और एक सस्टेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन रही, तो शायद इसलिए मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दिया। शिव, एक और चीज़ होती है कि जैसे टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कई बार लर्नर्स इनको अपने नॉलेज के स्रोत के रूप में यूज़ करते हैं कि भाई हमें टेलीग्राम से बहुत सारी पीडीएफ्स मिल रही हैं, हमें इंस्टाग्राम से बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं, अच्छे अच्छे पेज हमने फॉलो करके रखे हैं। और वहीं कुछ टॉपर्स का कहना होता है कि नहीं, सारी सोशल मीडिया साइट्स हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सो आपका क्या कहना है कि अपने प्रिपरेशन के दौर में बस एक तपस्वी बन के अपने रूम में बैठ जाओ, या फिर आप एक संतुलन बिठा सकते हैं? मैम बैलेंस ही एक अल्टीमेट वे है जो इसी प्रिपरेशन में हमको बहुत ज़्यादा करती है। एक कंप्लीट आइसोलेशन भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज वो ज़्यादा दिन चलेगा एंड इट विल हैव इट्स ओन साइड इफेक्ट्स मेंटली एंड इमोशनली। बट मैम ऑन द अदर हैंड देयर आर अदर डिस्ट्रैक्शन आल्सो। सो मैम एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट जो भी एक प्रॉपर सोशल मीडिया अकाउंट से सारे डीएक्टिवेट कर रखे थे, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड व्हाट्सएप को मैं बहुत मिनिमली यूज करता था, और मैं टेलीग्राम का मैं एक अच्छा यूज करता था, जिससे कुछ अच्छे पीडीएफ, कुछ अच्छे न्यूज़पेपर्स फॉर एग्जांपल किसी दिन टेलीग्राम से मिल जाते थे, और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स है टेलीग्राम पे जहाँ टॉपर्स गाइड करते हैं। तो मैम एक बैलेंस बिठा के चलना चाहिए, और मैम अल्टीमेटली एक बैलेंस ही है जो हमें यहाँ काम आगे मैं सोचता हूँ कि फ्यूचर सर्विसेज में भी हमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा चीज़ों का जो काम आएगा, क्यों ना उसको यहीं से शुरू किया जाए प्रिपरेशन के दौरान। मैं यही सोचता हूँ। शिव, जब आप 2022 का प्रीलिम्स देने गए थे, उस साल यूपीएससी ने अपना पैटर्न एक थोड़े सा चेंजेस के साथ किया था कि यहाँ पर हमेशा वो पूछता है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। आराम से एलिमिनेशन मेथड लगती है कि यार थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, उसको आप एलिमिनेट कर दी। लेकिन इस बार यूपीएससी ने ये पूछना शुरू कर दिया कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऐसे में एलिमिनेशन नहीं लग पा रहा था। तो आपने जब इस तरीके के नए पैटर्न के प्रश्न देखे तो आपका क्या रिएक्शन था? मैम मैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड था ऐसा कुछ पैटर्न देख के। मुझे तो एक दो बार पढ़ने को समझ ही नहीं आया। मुझे याद है मैंने उस क्वेश्चन को काफी बार पढ़ा, पहले फर्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन देखा, फिर मैं जब उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ा, फिर आगे और क्वेश्चंस मिले, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक नया पैटर्न। तो उस टाइम मैंने काम एंड कंपोज्ड रहा, और उस टाइम जितना मैं सोच सकता था मैंने सोचा, बट मैं उस क्वेश्चन को टिक नहीं कर पाया, मतलब ज्यादा कुछ मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था। देन आई अडॉप्टेड अ सेफ अप्रोच, और मैंने बहुत कम ही क्वेश्चंस मार्क किए उन क्वेश्चंस में से जो मुझे लगता था कि शायद ये हो सकता है।
बट ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। उन क्वेश्चन से 85 मैंने अटेम्प्ट किए थे प्रीलिम्स में। और फिर जब मैंने उनको घर आके मैच किया तो मैंने सोचा कि थैंकफुली मैंने मतलब अच्छा हुआ कि मैंने उनको अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत हाई चांसेस थे कि वो क्वेश्चन गलत होते, क्योंकि जैसा आपने कहा एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करती। तो मैम आई थिंक एक सेफ अप्रोच अडॉप्ट करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि मैम यदि हम कट ऑफ को भी देखें तो इस बार 88 कुछ कट ऑफ रहा 2022 में इस बार। और अदर क्वेश्चंस होते हैं जो एलिमिनेशन ट्रिक यहाँ पे काम करती है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली सॉल्व होते हैं। तो मैम एक बैलेंस बना के चले यदि तो हेल्प करेगा ऐसे क्वेश्चन। और मैम मैं ये भी कहूँगा कि इससे हमें सीखना चाहिए कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनप्रेडिक्टेबल व्हेन इट कम्स टू ईमेल्स। आगे हो सकता है ऐसे कुछ और नए पैटर्न्स आ सकते हैं। शिव, जब भी बात होती है ना यूपीएससी इंटरव्यू की, सो पूरा जो यूट्यूब है वो ऐसे वीडियो से भरा हुआ है कि जब आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे थे तो आपसे पूछा गया आप कितनी सीढ़ियां चढ़कर आए हैं। सो हम जानते हैं कि ये सारी वीडियोस गलत तरीके से बनाई जाती हैं, बट रियल इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा गया था यूपीएससी में, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। मैम रियल इंटरव्यू में मुझसे सवाल पूछे गए मेरे डेफ से, जिसमें मेरी हॉबीज, मेरी यूनिवर्सिटी से सवाल पूछे। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, तो मुझसे पूछा कि देवी अहिल्या कौन थी, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पूछा। मेरी हॉबी जर्नलिंग थी, तो मुझसे जर्नलिंग और डायरी राइटिंग में डिफरेंस पूछा। फिर उन्होंने जैसे मैं साइंस से मैंने 12th तक मेरा साइंस से रहा PCM, और फिर मैंने आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया। तो फिर एक मेंबर ने मुझसे पूछा कि मैंने क्यों साइंस से आर्ट्स की तरफ शिफ्ट किया है। फिर मुझसे मेरे जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं उनसे सवाल पूछे गए। फिर मुझसे सवाल पूछे गए करंट अफेयर्स से, जियो पॉलिटिक्स से, और क्योंकि मेरा ऑप्शनल जो है वो PSIR है, उस टाइम IR भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो इस तरीके के मैम मुझसे सवाल पूछे गए। शिव, जो छोटे शहरों के एस्पिरेंट हैं, जिनके शहर में कई बार योजना मैगजीन नहीं मिल रही है, द हिंदू और एक्सप्रेस नहीं मिल रहा है, ऐसे शहरों के लोग जब IAS और IPS जैसे लक्ष्य तय करते हैं तो वो किस तरीके से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, और उनका मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड या फिर उनका छोटे शहर से होने वाला बैकग्राउंड कैसे उन्हें इम्पैक्ट नहीं करेगा और कैसे वो अपने लक्ष्य को पाएंगे, इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें? मैम मैं तो ये कहूँगा कि यदि कोई छोटे शहर से या छोटे गांव से बिलोंग करता है तो आज के समय में उसको एक चैलेंज की तरह तो है ही वो, बट उसको एक मोटिवेशन की तरह भी देख सकते हैं। जैसे मैंने इसको एक मोटिवेशन की तरह लिया कि मुझे अपने शहर, अपने गांव का नाम रोशन करना है। और मैम आज इंटरनेट की एज में ओपन सोर्स गाइडेंस बहुत सारे हैं। आज अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स है जो अफोर्डेबल कॉस्ट पे एक अल्टीमेट गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैम इन चीज़ों को यदि कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल करें, यूट्यूब जैसे, टेलीग्राम जैसे सोर्सेज का एक सेल्फ अवेयरनेस के साथ इस्तेमाल करें, तो मैम काफ़ी हद तक उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। और मैम मैं तो यही कहूँगा कि एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई जाए, एक कंसिस्टेंसी लेके चलें, एक सेट स्ट्रेटेजी हो, तो मैम इन चैलेंजेस को ओवरकम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। सो थैंक यू शिव, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हमारा एक अभ्यर्थी, हमारा एक स्टूडेंट, एक ऑफिसर, एक अधिकारी बनता है तो वास्तव में ये जो इंटरव्यू लेने की प्रोसेस है ये एक टीचर को, आपके एजुकेटर को बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग देती है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस प्राउड फीलिंग। और मैं चाहूँगी कि जो मेरे फ्यूचर एस्पिरेंट हैं वो भी जल्द ही इस तरीके से मुझे इंटरव्यू दें, सारे अभ्यर्थी बहुत जल्द अधिकारी बने, और जिस तरीके से आज मैंने शिव मालविया का इंटरव्यू लिया है, आप सबका इंटरव्यू भी मैं बहुत जल्द देना चाहूंगी। थैंक यू शिव। Thank you, ma'am. And here I would also like to thank Unacademy for providing me this platform, and thank you, Uva ma'am, for this wonderful session. Thank you, Anjay.